जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सभी आज का क्लास अटेंड करेंगे। इस क्लास में हम सभी को पढ़ना है हिस्ट्री क्लास, क्या बोला जाए, हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 मैं कह रहा हूं, आई मीन 2, सेकेंड चैप्टर पढ़ना है। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। यदि आप गौर करिएगा कि चैप्टर नंबर 2 में क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान, नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ऐसा करके चैप्टर पढ़ना है, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात समझना क्या है इस चैप्टर में, मुख्य रूप से मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें टोटली पढ़ना क्या है। ये जो चैप्टर है इसमें टोटली पढ़ना क्या है, तो इसमें आप सभी को पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बातें। 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक की बातें पढ़ना है इसमें। अब 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक की बातें पढ़ना है। इसमें आपका क्या क्या आएगा 600 ईसा पूर्व से यदि शुरू करेंगे तो एक बात ध्यान देना। अच्छा, ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब समझते हो आप लोग बहन? नहीं, ठीक है, कुछ कुछ ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना, हाँ ठीक है। एक यदि मोटा मोटी बात इतना भी याद रखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ईसा मसीह यदि ईसा पूर्व की यदि बात रखो तो सिंपल भाषा में आप समझना। आ जाओ, बैठो, ठीक है, आ जाओ। कौन है? चलो देखते हैं और चीजों को समझेंगे। जैसे देखो, ये एक सिंपल सी बात यदि बता दिया जाए और समझाया जाए कि आज हम सभी किस ईस्वी में हैं? 2025 अभी, राइट? 2025। ये कहां से, एक ईस्वी से यहां तक आए हम लोग, लगभग 2000 साल, यही ना है? अब एक बात बताओ, यहां से ईस्वी गिनते, अब एक बात बताओ, क्या इससे पहले दुनिया नहीं रही होगी? इससे पहले दुनिया तो रही होगी ना, बहुत पहले दुनिया रही होगी, हजारों करोड़ों साल से ये पृथ्वी है, तो ये दुनिया उससे पहले रही होगी। लेकिन हम लोग जो है, और समय का ऐसे कैलेंडर बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उस हिसाब से, वैश्विक कैलेंडर जो है उस हिसाब से 2025 साल हुआ अभी तक, तो इससे पहले भी दुनिया रही होगी। तो इससे एक साल पहले की घटना को एक ईसा पूर्व कहा जाएगा। एक साल पहले की घटना को क्या कहा जाएगा? एक ईसा पूर्व। 2 साल पहले की घटना को क्या कहेंगे? 2 ईसा पूर्व। इससे 3 साल पहले की घटना को 300 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व। ऐसा बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। हम लोगों को सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से, तो शॉर्ट में बीसी लिखा जाता है। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? ईसा पूर्व को बीसी। और 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक की बातें हम लोगों को क्या करनी है, इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। अब बात आगे लेके बढ़ते हम लोग। एक बात ध्यान देना, और भी कुछ चीजें समझाने का हम प्रयास करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इतनी बातें समझ में आ रही है? जो चीज आपको लगे लिखने लायक तो आप लिख सकते हो, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, उसको आप देख लेना, जैसी इच्छा आपकी। हाँ, ओके, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हम लोगों को यहां से यहां तक की बातें पढ़नी है। अब बात आता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक हिसाब ध्यान देना, मोटा मोटी बात। आज हम जिस देश में हैं, अभी फिलहाल राज्य कितने हैं? 28, राइट? ठीक है, हमारे देश में 28 राज्य हैं। लेकिन आज से बहुत समय पहले की बात की जाए तो ये देश के लोग जो थे, राज्य के रूप में नहीं था। जो देश है वह राज्य के रूप में नहीं था। आज हम लोग अलग अलग क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं? राज्य। लेकिन उस समय महाजनपद कहा जाता था। समझ पा रहे बात? आज से कुछ समय पहले, लगभग बात करें तो लगभग 1800 ईसा पूर्व देखा जाए, 18, आज से 1800 साल पहले, 1800 साल नहीं हो, 2000, ये है 25, 2025, और इससे 600 साल पहले, टोटल 2600 साल पहले से यदि देखा जाए लगभग, तो उस वक्त राज्य को महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं?
28। लेकिन उस वक्त महाजनपद जो थे 16। कितने जनपद महाजनपद थे? 16 महाजनपद। ये बात क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हमको 16 महाजनपदों को पढ़ना है। समझ रहे मेरे भाई, मेरी बहन समझ पा रही है गुड़िया? हम लोगों को क्या पढ़ना है? 16 महाजनपदों को पढ़ना है। इन महाजनपदों में आगे चलिएगा तो बहुत सारे महाजनपद आपको सुनने को मिलेंगे। एक महाजनपद सुनने को मिलेगा मगध, फिर एक महाजनपद आपको सुनने को मिलेगा वत्स। अलग अलग आपको 16 महाजनपद देखने को मिलेंगे। कितने महाजनपद? 16। हम लोग फिलहाल जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, राइट ना, यह मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। किस महाजनपद के अंतर्गत? मगध। बात समझ में आ रही है? किस महाजनपद के? मगध। और यदि देखा जाए तो 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली जो था वह 16 महाजनपद में मगध ही था। ठीक है, तो आपको जब पढ़िएगा तो इसमें पढ़ना है मगध साम्राज्य, पूरा पढ़ना है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में जब आप पढ़ना शुरू करिएगा, मैं बस आज इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा हूं कि आपको चीजें क्या क्या पढ़ते चले जाना है। मगध साम्राज्य पढ़िएगा। ऐसे 16 महाजनपद का भी कुछ हम लोग ओवरव्यू रखेंगे, राइट ना, लेकिन हम लोगों का मुख्य रूप से जो सिलेबस है उसमें क्या है? मगध साम्राज्य। क्लियर है? अब मगध साम्राज्य जब पढ़ोगे तो मगध साम्राज्य में आपको कुछ वंश आएंगे शुरू से लेकर, और क्या क्या आएगा मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। मगध साम्राज्य में कि एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिएगा। इसमें इस ट्रिक के सहारे टोटल मगध साम्राज्य आ जाएंगे हसीन मासुका के साथ। ऐसा शब्द जो है बस ट्रिक बना दिया गया ताकि आसानी से याद हो जाए। तो ह का मतलब है मेरे भाई हर्यक वंश। हर्यक वंश पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश के बाद नंद वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद वगैरह, राइट ना। वही अंतिम शासक घनानंद। घनानंद जो है चाणक्य की बेइज्जती कर देता है। समझ पा रहे बात? तो जब घनानंद चाणक्य की बेइज्जती कर देता है तो चाणक्य यह एक मन में एक प्रण लेते हैं कि जब तक घनानंद को पराजित नहीं कर देंगे, नंद वंश को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हम अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। आपने चाणक्य को तो सुना होगा, कुछ कहानी नहीं सुना होगा तो आगे धीरे धीरे हम लोग सुनते रहेंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है? मगध साम्राज्य के यदि काल बताना है तो आप इससे याद रख सकते हो सीरियल नंबर से। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और ये सातवाहन वंश, ये सब आएंगे। समझ पा रहे बात? तो आप आगे पढ़िएगा तो समझा जाएगा। बस हम ये ओवरव्यू दिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। बात समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद एक वंश आएगा गुप्त वंश। एक वंश क्या आएगा? गुप्त वंश। उसको पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर बात? मेरी बहन नींद में है, तू ऊँघा रही है, जगते रहना। हाँ बस ठीक है। हाँ भाई ठीक है, तू ओके। हाँ तो चलो मेरे शेर नहीं, आगे की क्लास को शुरू करते हैं। एक बात ध्यान देना, फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें टोटल था आपका क्या बोला जाए, हड़प्पा सभ्यता। ओके, जो लोग नहीं पढ़े होंगे पढ़ लेना, राइट ना। ओके, अब एक बात ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत के इस क्षेत्र में, हम लोग बिहार में तो ऐसे नहीं, हड़प्पा सभ्यता के बाद ऊपर उत्तर प्रदेश से ऊपर लेकर, राइट ना, तो जो क्षेत्र है तो भारत में आर्य लोग आए। कौन लोग? आर्य लोग। और आर्य लोगों के समय ही वेद की रचना हुई। हड़प्पा सभ्यता के बाद किसका आगमन हुआ? आर्य लोग। और जब आर्य लोग आए तो उन्हीं लोगों के समय क्या है, वेद की रचना हुई। और इस वजह से उनके बाद के काल को, हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को वैदिक काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? वैदिक काल। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वैदिक काल यानी वैदिक काल कब से कब चला?
1500 ईसा पूर्व से लेके, ईस्वी जब से शुरू हुआ उससे 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चला। कौन काल चला? वैदिक काल। और ये वैदिक काल दो भागों में बट गया था। वैदिक काल कितने भागों में? दो भागों में, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक को क्या कहा जाता था? ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इसमें यदि बात किया जाएगा इस वाले में पर्सनली, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल, और फिर उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। और यहां तक क्लियर है? दो बातें। ये ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का मतलब कि वेदों की संख्या 4 है, और इसी समय क्या बोला जाए, इसी समय ऋग्वेद का रचना हुआ था, इसलिए यह काल को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। इस वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। बात क्लियर है? और इसको क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल। तो जब भी किसी शब्द के पहले उत्तर लग जाए तो एक हम लोग उत्तर का सिंपल मतलब समझते हैं ना, उत्तर का मतलब प्रश्न उत्तर। इसका मतलब यहाँ पे नहीं, उत्तर का मतलब है कि उसके बाद। उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या? वैदिक काल के बाद वाला। तो इसे बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब एक मोटा मोटी बात आगे समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये बात समझ में आ रहा है? इस चीज को हम लोगों को डिटेल से नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा इतना ही पढ़ना ही है। कहिएगा तो हम वैदिक काल पूरा डिटेल से पढ़ा देंगे, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये पढ़ना नहीं है। कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़ना है तो डिटेल से आप पढ़ते रहना, लेकिन इस हिसाब से इतना ही पढ़ना है। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। और बस इतना याद रखिएगा कि इससे पहले, वैदिक काल से पहले जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु सभ्यता, राइट ना, और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। कैसे सभ्यता था? लेकिन ये सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है। ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये उत्तर वैदिक काल पढ़ना नहीं है। बस जितना मैंने बताया इतना थोड़ा बहुत आपको जानकारी आपके एनसीईआरटी के बुक में है। थोड़ा बहुत ये बातें हल्का फुल्का आपको जानकारी रखना है। अब उसके बाद एक्चुअल आपके सिलेबस में जो है ये 600 ईसा पूर्व के बाद का पढ़ना है। 600 ईसा पूर्व के क्या करना है? बात करना है। अब इस कहानी को हम लोग शुरुआत करते हैं। ये ज्यादा अजीब तो नहीं रहा ना? पहली बार शायद तो लोग को हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो शायद पता नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। हाँ, थोड़ा बहुत बतलाना कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। हाँ, आप लोगों को भी यदि कुछ लगे सुझाव देने लायक तो आप लोग सुझाव देते रहिएगा। ठीक है, शुक्रिया। अब बात करते हैं। क्या हो गया? बोलेगी? क्या कह रही है बच्ची? मेरी बहन बोल। चलो ठीक है तब। तो ठीक है, गर्मी लग रहा है भाई। ना हो ना भाई, गर्मी लग रहा है? नहीं लग रहा है गर्मी? कैसा भाई, कैसा है तू? ईटा पत्थर का बना का भाई? चलो ठीक है यार, हमें तो गर्मी लग रही है। चलो ठीक है, देखो जी, ऐसे नॉर्मल गर्मी लगे तो फ्रिज का पानी पीना चाहिए, और ज्यादा गर्मी लगे तो कूलर का। ओके ना? ठीक है। ज्यादा गर्मी लगे तो क्या पीना चाहिए? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको यहीं तक रहने देते हैं, हटाते हैं। ठीक है, अब एक बात पढ़ेंगे हम लोग, चीजें समझेंगे। अभी हम जो भी बातें पढ़ रहे हैं, और एक बात और भी ख्याल करना, आप लोग ख्याल करना। और इतिहास को यदि मोटा मोटी भाग देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों। भारत इतिहास की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे इतिहास की बात कर रहा हूं। पूरे इतिहास को देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। तो देखो, एक ऐसा समय था कि जब हम लोग जानवरों के जैसा अपना जीवन व्यतीत करते थे, पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, तो उस समय के काल को प्रागैतिहासिक काल। क्लियर बात? और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जाने, लेकिन वो पढ़ लिख के क्या गए? वहां की चीजें तो प्राप्त हुई साक्ष्य के रूप में,
लेकिन वो क्या लिख के चले गए आज तक हम लोग अभी नहीं पढ़ पाए। अभी भी किसी लोग का तुम लोगों में एक का राइटिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक का राइटिंग है, वो ऐसा ही काल का है। पढ़ना वो सामने वाले पढ़ तो लिख तो लिए, लेकिन अभी पढ़ा लिखा नहीं गया। एक ऐसा समय था कि जबकि लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, प्रागैतिहासिक काल। लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ लिख के क्या चले गए, हम लोग नहीं पढ़ पाए। वो आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। अब तू लोग बहन अपने में टेंशन, भाई लोग तो ठीक है, तू लोग अपने में टेंशन कि किसका राइटिंग खराब है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के डॉक्टर बनोगे, लेकिन इतिहास का डॉक्टर कैसे बन सकते, इतिहास पढ़ के डॉक्टर कैसे बनोगे तू लोग, ठीक है, कोई नहीं। तू लोग किडनी का इतिहास बताना कि किडनी इतना साल पुराना है आपका ये चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात किया जाए, मैं क्या बोल रहा था। तो जब लोग पढ़ना लिखना ही नहीं जानते थे, प्रागैतिहासिक काल, जब पढ़ना लिखना जाने लेकिन उनकी बातों को आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, आद्य ऐतिहासिक काल। वही सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का ही था, आद्य ऐतिहासिक काल का ही था। उसके बाद की जो चीजें आई, लोग पढ़ना लिखना जानते थे और उन लोगों के द्वारा लिखे गए जो साक्ष्य है, जो भी चीज है, उनको हम लोग पढ़ने में सफल हो पाए हैं, पढ़ने में सफल हो पाए हैं। तो इससे पहला वाला जो चैप्टर था, हम लोग केवल अनुमान से पढ़ते थे कि ऐसी मूर्ति मिली है तो वो ऐसा काम किया करते होंगे। यदि किसी देवता की मूर्ति मिली, कोई सामने पूजा कर रहा है, तो इसका मतलब मान लिया गया था कि ओ इसका मतलब है कि उस समय के लोग पूजा किया करते रहे होंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन कैसे करते थे, क्या करते थे, लिख के तो गए भाव चित्रात्मक सिंधु सभ्यता में, लेकिन वो क्या, उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। समझ पा रहे बात? अब जो पढ़ना है उसे पढ़ना है जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, पढ़ लिख कर छोड़ गए हैं और उसको हम लोग पढ़ने में सफल हो पाए हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। तो 3 काल हो गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब बात आता है कि देखो भाई, ऐतिहासिक काल, आज का जो चैप्टर है वह ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है। मतलब अब अनुमान लगा के नहीं, सिंधु सभ्यता जितना भी था सब अनुमान पर बात किया गया था, आद्य ऐतिहासिक। लेकिन आज की बातें जो भी पढ़ेंगे अब के आगे का क्लास, वह सब क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, वो क्या लिख पढ़ के गए, उस चीज को पढ़ने में हम लोग समर्थ हैं, हम लोग उन बातों को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्लियर बात? और वही बातों को आज हम आप लोगों के सामने क्या करेंगे, पूरा तो नहीं, कुछ कुछ रखने का प्रयास करेंगे। समझ रहे मित्र? ठीक है। अब बात आता है, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। ये प्राचीन इतिहास, अब देखिए ऐतिहासिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक काल को भी कई भागों में बांटा गया है। यदि अपने देश के हिसाब से समझा जाए तो 2 तरीके का पढ़ना है, एक पढ़ना है विश्व इतिहास और एक पढ़ना है भारतीय इतिहास। तो हम लोगों को विश्व इतिहास इसमें पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में पढ़ना है भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास भी पढ़ोगे तो 3 तरीके का इतिहास, भारतीय ऐतिहासिक काल भी पढ़ेंगे तो ये 3 भाग में, एक आया जाएगा प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। प्राचीन, तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वह प्राचीन भारत से रिलेटेड है। लगभग 700 ईस्वी तक प्राचीन भारत था, क्या के रूप में जाना जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? 700-800 तक के भारतीय इतिहास को किस इतिहास के रूप में जाना जाता है? उससे पहले का जितना भी इतिहास है प्राचीन, 700 से बाद का जो आएगा लगभग वही 1857 की क्रांति तक, राइट ना, वह समझा जाएगा, क्या बोला जाए, मध्यकालीन। और उसके बाद का जो इतिहास आएगा आधुनिक। अच्छा, इतनी बातें समझ पा रहे हो, मोटा मोटी बात आप लोग? ठीक है, ठीक है। अब ये भारत के प्राचीन इतिहास को ही, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के स्रोत। अच्छा, एक बात, अब तो बातें समझना जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उस समय के लोग हम लोगों को आकर तो बता नहीं रहे हैं कि हो हम मुअल लिहा अगर ऐसे घटना घटल रहा सुना जा। अच्छा, मान लो सच में कोई पता चले कि मुअल नहा फिर जिंदा आके फिर आई नहा कबरिया में से निकल के या शमशान घाट से उतर के कि सुना जा बचवा बचिया लोग, हाँ ऐसे भल लला,
ओके, बाद हमने के ताबीज बनवा के फिर पढ़। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राचीन समय के लोग मर गए और फिर आके सपने में कहे कि बबुआ बचिया ऐसे से घटना भई लला, और वो सब चीजें हम लोग जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिला है, कुछ स्रोत मिला है, और उन्हीं स्रोत के हिसाब से हम लोग इस इतिहास को जानते हैं। तो ये टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत का मतलब वह कौन कौन सा स्रोत है, कौन कौन सा साधन है जिसके द्वारा हम प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं। अब यदि इस बात को गौर करिएगा तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए मतलब मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3। एक स्रोत है, मैं बात करता हूं इसके 3 स्रोत। इसके कितने स्रोत? 3। वो कौन कौन है, इस पर बातें करेंगे हम लोग। हाँ जी, एक है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। एक है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसको लिखना होगा पूरा लिखते रहिएगा। विदेशी यात्रियों का साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, और एक आएगा आपको मिलेगा पुरातात्विक स्रोत। क्या मिलेगा? पुरातात्विक स्रोत। ये 3 चीजें मिलेगा, साहित्यिक स्रोत, विदेशी और एक विदेशी यात्रियों का विवरण, और एक जो है पुरातात्विक स्रोत। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के सहारे हम अपने देश के बारे में कैसे जानते हैं, इन तीनों के सहारे हम अपने देश को कैसे जानेंगे, सीखेंगे। तो देखिए साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या कि ऐसा व्यक्ति जो साहित्य लिख के चला गया और उनकी साहित्य को पढ़कर ही हम लोग अपने इतिहास को जानते हैं, तो उसे किस में रखेंगे? साहित्यिक स्रोत में रखेंगे। क्लियर बात? लेकिन जब कोई विदेशी आया और घूमा फिरा, भारत के बारे में जाना पहचाना, और वह अपने यात्रा वृत्तांत में, सिंपल भाषा में कहा जाए ऑटोबायोग्राफी में, राइट ना, या अपनी जीवनी में लिखा, और उसको यदि हम लोग पढ़ते हैं और उससे भारत के बारे में कुछ पता चलता है, तो उसे बोलेंगे क्या? विदेशी यात्रियों के का विवरण। समझ पा रहे बात? और पुरातात्विक स्रोत में वो चीजें रहेगा, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा। पुरातात्विक स्रोत में कोई लिखित साक्ष्य नहीं, साक्ष्य मतलब प्रमाण, प्रूफ, कोई नहीं मिलेगा। इसमें पुरातात्विक स्रोत में क्या होगा कि क्या बोला जाए, कुछ जमीन के अंदर से कुछ पुराना चीज मिला, जमीन के अंदर से जो भी पुराना चीज मिला, और उसके जांच पड़ताल के बाद कि यार ये चीज इतना पुराना था, इस पे इस शासक का चित्र है, तो इन सब चीजों से पता करना जो चीज है उसी को क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत में हम लोग किस किस चीज से पता करेंगे? जो पुराना पत्थर है, पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे सिंपल भाषा में उसे अभिलेख कहते हैं, राइट ना, और हम लोग उससे पता कर पाएंगे। यदि पुराना सिक्का मिला और पुराने सिक्के पर कुछ वर्णन मिल गया, क्या कुछ दिक्कत है? ठीक है, पुराना सिक्का मिला और पुराने सिक्के के द्वारा कुछ यदि हम लोग जान पा रहे हैं, राइट ना, कि यार इस समय का शासक किया ऐसा, तो चीजें समझेंगे हम लोग। तो 3 स्रोत समझ पा रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास के कितने स्रोत हैं? 3। साहित्यिक स्रोत, विदेशी, और ठीक है। अब यदि हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में समझें, साहित्यिक स्रोत में यदि गौर किया जाए तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा जाता है। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में? हम लोग इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं आज के क्लास में, राइट ना। हमारा टारगेट रहेगा साहित्यिक स्रोत। क्लियर बात? तो ओके, ख्याल करिएगा। ये जो साहित्यिक स्रोत है ये 2 भागों में शुरुआत में बढ़ जाता है। साहित्य, एक है धार्मिक साहित्य, और एक मिलेगा लौकिक साहित्य। एक क्या मिलेगा? लौकिक साहित्य। एक क्या मिलेगा रे बउआ? धार्मिक
साहित्य और एक मिलेगा लौकिक साहित्य। देखो नाम से क्लियर है, धार्मिक साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जो धर्म से संबंधित हो। तो धर्म से संबंधित यदि किसी काल का है तो केवल धर्म को नहीं बतलाएगा, धर्म को तो बतलाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जीवनचर्या भी बतला देता है। तो उस समय लोग इस चीज के लिए ऐसा पूजा किया करते थे, ऐसे यज्ञ किया करते थे। तो ये पता चला कि यार आज से 2600 साल पहले ऐसे होता था, आज से 2600 साल पहले ऐसा होता था, इसका ऐसे यज्ञ किया जाता था। इसका मतलब हम उनको आइडिया लगेगा ना, ओ इसका मतलब लोग ऐसे रहा करते थे, तो ऐसे पूजा किया करते थे। तो धार्मिक साहित्य और ये आ जाएगा लौकिक साहित्य। लौका बैगन से रिलेटेड नहीं है, ये बात का खोपड़ी में एडजस्ट रखना ना, नहीं तो लौकिक साहित्य का मतलब कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि लौकिक साहित्य की में बात किया जाए तो कोई व्यक्ति लौकिक साहित्य में उस चीज को पढ़ना है, यदि कोई व्यक्ति लौकिक साहित्य की बात करें हम, कोई व्यक्ति किसी शासन के काल के बारे में केवल लिख रहा है, ऐतिहासिक काल, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक होगा ऐतिहासिक तथ्य। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और किसी शासक के दरबार में रह रहा है और उनके जीवन काल को ही सारा कुछ वर्णन कर रहा है, तो लौकिक साहित्य में, इसमें धर्म से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति आया और उस समय जैसे मान लो कि मैं हूं और 2600 गुप्त वंश में हूं, गुप्त वंश के ऐसे संस्थापक श्री गुप्त हैं, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त, मैं गुप्त वंश में हूं और मैं लिख रहा हूं अपना जीवनी कि मैं गुप्त वंश में रहता हूं, श्री गुप्त के शासनकाल में श्री गुप्त महाराज ये करते हैं वो करते हैं। हम भले ही अपनी जीवनी लिख रहे हैं, लेकिन इस जीवनी के साथ साथ श्री गुप्त के बारे में भी तो कुछ पता चल रहा है ना। तो लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य को कितना ऐतिहासिक में और एक जीवनी, ऐतिहासिक में केवल उसी शासक के बारे में, और जीवनी में कोई एक व्यक्ति है पर्सनल, वो जीवन के बारे में लिख रहा है तो उससे रिलेटेड। अच्छा बात समझ पा रहे हो? ठीक है। ये धार्मिक साहित्य जो है दो भागों में फिर बढ़ जाता है। तो लोग भी कहोगे कि क्या भैया कितना भाग में बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। और ये धार्मिक साहित्य भी आगे कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। अब ये धार्मिक साहित्य कौन कौन से भागों में बढ़ जाता है? तो ये दो भागों में बढ़ता है, एक ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य में बटेगा। किससे लिखें? किसी से भी लिख रहे हैं, ठीक है, इसी से लिखते हैं। हाई वाला सब महंगा मिला है ना, मार्केट में उस कलर का मिल नहीं रहा है। हमहू कहे कि थोड़ा बहुत हमहू रंग बिरंगा लिखिए दे। एक है ब्राह्मण साहित्य में लिख नहीं रहा, राइट ना, और एक क्या है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य। अब बात ये आ रहा कि फिर इनमें क्या पढ़ना है? तो ब्राह्मण साहित्य का मतलब है सिंपल सा कि भैया जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण, महापुराण, वेद, ये उससे जो भी जानकारी मिलेगा वो सब किस में रखेंगे? ब्राह्मण साहित्य में। और उसी प्राचीन समय के बाद ब्राह्मण साहित्य को छोड़कर हिंदू धर्म से संबंधित प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उनको छोड़कर जो भी मिलेगा उसको किस में रखेंगे? अब इसमें दो आ जाएगा केवल प्राचीन समय में, एक जैन साहित्य और एक बौद्ध साहित्य। क्योंकि प्राचीन समय में ये भारत में तीन धर्म, एक ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म से संबंधित, और फिर उसके बाद क्या आया? ब्राह्मणेतर, यानी इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। समझ पा रहे बात? ये जो साहित्य रहेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य में रहेंगे। क्लियर बात? अजीब तो नहीं लग रहा? ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को भी चीजें समझ में आ ही रहा होगा। और हमारे साथ भी दो चार भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं और आप लोग भी देखते रहिए, ठीक है। जैसा सुझाव होगा बताइएगा क्या करना है, ठीक है।
ओके, कोशिश करेंगे हम कि लगातार हम लोगों का ये साथ बना रहे, राइट ना। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आई। अब इसको कुछ शब्दों के द्वारा पहले 5 मिनट मैं रिपीट कर लूं, क्योंकि खाली पढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बतलाइएगा, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी साहित्य से संबंधित, ये प्राग ऐतिहासिक काल के हिसाब से पढ़ा जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल के हिसाब से पढ़ा जाएगा, या ऐतिहासिक काल के हिसाब से पढ़ा जाएगा? ये किस हिसाब से पढ़ा जाएगा? यह ऐतिहासिक काल के हिसाब से पढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं और चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात बताओ, इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है उन्होंने। कौन सा पुस्तक लिखा है? हिस्टोरिका। जब हम लोग विदेशी यात्री का विवरण पढ़ेंगे ना, तो उनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। इतनी बातें क्लियर है? चलो ठीक है। चलो, इससे पहले एक चैप्टर था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, आप बताओ प्रश्न। त्रिभुजाकार। क्लियर बात। सिंधु सभ्यता जो है वो कैसे, किस काल का? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ओके। और एक बात बताना कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, ओके। कब? 1921। तब मोहनजोदड़ो की खोज तो लोग राखलदास बनर्जी कहोगे 1922 में। बड़ी चालाक हो गए तो लोग, हैं? ठीक है भाई, चलोगे भाई, हम टेंशन में हो जाएंगे भाई कि वो कंफ्यूजन करें, वही किए थे ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें और समझेंगे। देखिए, कुछ और भी शब्द आएंगे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन 1826 में। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता। हाँ, नगरीय सभ्यता था, कांस्ययुगीन सभ्यता था। ठीक है। अच्छा, वहां की सड़कें जो है एक दूसरे को किस कोण पर काटती थी? सम कोण पर। ऐसा क्यों था? वहां के लोग मतलब एक दिशा से चले तो सभी। ठीक है, तू लोग ऐसा बता रहे हो जैसे उसी काल से बिलोंग करते थे तू लोग यार। ठीक है, अच्छा बात है। ठीक है, चलो ठीक है। एक बात बतलाना, अभी हमारा जो देश है इसमें प्राचीन समय में या महाजनपद में था, तो कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। अभी थोड़ा देर मैंने पहले बताया कि 16 महाजनपद जो है, राइट ना, उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म आप नाम सुने हो? जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, और इसमें 24 तीर्थंकर हैं। 24 तीर्थंकर, राइट ना। और 24 तीर्थंकर में जो सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है।